नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास हजार हाथ पार्ट 5। एक टैक्सी कश्मीरी गेट हसन मंजिल के सामने जाकर रुकी। टैक्सी में मायाराम था। वो टैक्सी की पिछली सीट पर अधलेटा सा पड़ा था और काफी हद तक नशे के हवाले था। उसकी आंखों में गुलाबी डोरे तैर रहे थे और होठों पर मुस्कुराहट थी। रह रहकर उसे सीमा नाम की उस नई कॉल गर्ल की याद आ रही थी जो मुश्किल से 20 साल की थी और बहुत ही हसीन थी। निजामुद्दीन वाले फ्लैट पर उसे ये कहा गया था कि उस रोज सारी लड़कियां बुक थी, लेकिन एक नई लड़की के साथ उसे फिट किया जा सकता था जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के 15,000 लेती थी। मायाराम ने मजबूरन नई लड़की कबूल की थी, लेकिन बाद में उसको ऐसी संतुष्टि हुई थी कि मन ही मन वो यह निश्चय कर भी चुका था कि आइंदा दिनों में जब भी उसका मूड होगा वो सीमा की सोहबत की ही मांग करेगा। वाह, क्या लड़की थी! कैसे कैसे करतब जानती थी। मुर्दे में जान फूंक सकती थी कमबख्त। आ गए बाप। उसने हड़बड़ाकर सिर उठाया तो पाया कि टैक्सी ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर मौजूद होने की जगह पिछली सीट का दरवाजा खोलता उसके सामने खड़ा था। आ गए? मायाराम उचक कर बाहर झांकता बोला। हाँ। बड़े यत्न से मायाराम टैक्सी से बाहर निकला। वो इतना नशे में था कि ड्राइवर ने उसे सहारा न दिया होता तो वो जरूर धराशायी हो जाता। मैं छोड़ के आता है बाप। किधर जाने का है? सामने ही हसन मंजिल में 7 नंबर पोर्शन में। मैं छोड़ के आता है। बैसाखियां पीछू पहुंचा देगा। आओ। उसने मायाराम को सहारा दिया। सहारा क्या दिया, दाईं बाह उसकी गिर्द लपेटकर उसे एक तरह से गोद में ही उठा लिया। वो उसे चौल के भीतर की तरफ ले चला। चौल के ऑफिस की वॉल क्लॉक उस घड़ी ठीक 11:15 बजा रही थी। बहुत बढ़िया आदमी हो तुम, मायाराम झूमता सा बोला। क्या नाम है तुम्हारा? मुबारक अली। मुसलमान हो? अंग्रेज तो नहीं है बाप। मायाराम हा हा करके हंसा। बढ़िया आदमी हो। मुबारक अली खामोश रहा। मुबारक अली के साथ ग्राउंड फ्लोर की लंबी राहदारी में चलता। जब वो पंत के दरवाजे पर से गुजरा तो यह देखकर उसके नेत्र सिकुड़े कि दरवाजा बंद था और उसे बाहर से ताला लगा हुआ था। कहाँ चला गया? उसके मुंह से निकला। ये तो खाना खाते ही सो जाने वाला था। क्या बोला बाप? मुबारक अली बोला। कुछ नहीं, तुम्हारे से नहीं बोला। मुबारक अली ने उसे 7 नंबर पोर्शन के दरवाजे पर पहुंचाया। मायाराम ने दरवाजे का ताला खोलकर उसे धक्का दिया और भीतर जाकर रोशनी की। मैं बैसाखियां लाता है, मुबारक अली बोला। मायाराम ने सहमति में सिर हिला दिया। मुबारक अली टैक्सी पर वापस लौटा। उसने उसकी डिग्गी खोलकर भीतर से कैनवस का बड़ा सा थैला बरामद किया। उसमें से अखबार में लिपटा एक पुड़ा बरामद किया और फिर अखबार को खोलकर टैक्सी के करीब फर्श पर रखा। अखबार में सीमेंट था। वो बड़ा सा थैला उसे विमल से प्राप्त हुआ था। विमल ने उसे अच्छी तरह से समझा दिया था कि भीतर क्या कुछ था और उसने क्या कुछ करना था। उसने टैक्सी की पिछली सीट पर से मायाराम की दोनों बैसाखियां उठाई और उनके निचले डंडों को अखबार में पड़े सीमेंट पर रगड़ा। कुछ क्षण बाद उसने निचले डंडों को अपनी आंखों के करीब लाकर देखा तो पाया कि उनके बेस पर कोई 3 इंच ऊपर तक दोनों बैसाखियों पर सीमेंट की बारीक परत चढ़ी हुई थी। बढ़िया। उसने खुले अखबार को वापस पुड़े में तब्दील किया और उसे टैक्सी में पीछे दोनों सीटों के बीच में रख दिया। फिर उसने बैसाखियां और भारी थैला संभाला और तेजी से चलता मायाराम के पोर्शन के सामने पहुंचा। वहां उसने थैला दरवाजे के पहलू की दीवार के साथ टिकाकर बाहर गलियारे में रख दिया और फिर बैसाखियां संभाले भीतर दाखिल हुआ। उसने मायाराम को एक कुर्सी पर बैठकर अपने जूते उतारते पाया। तुम्हारी बैसाखियां बाप, मुबारक अली बोला। शुक्रिया, मायाराम बोला। उधर दीवार के साथ लगा के रख दो। मुबारक अली ने वैसा ही किया। बढ़िया आदमी हो। मुबारक अली बताया था ना अपना नाम? हाँ बाप। कश्मीरी गेट तुम्हारा अड्डा होता तो मैं जहां भी जाता तुम्हारे साथ जाता। अभी भी क्या बांधा है बाप? तुम जब बुलाएगा मैं इधर आएगा। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे तुम्हारा पक्का अड्डा किधर है? सुजान सिंह पार्क, एम्बेसडर होटल के बाजू में। मैं याद रखूंगा। भाड़ा कितना हुआ? 110 रुपए। मायाराम ने उसे एक 100 का नोट
और एक 50 का नोट पकड़ाया और बड़ी दयानतकारी से बोला, बाकी रखो। माले मुफ्त दिले बेरहम। क्या क्या बोला? शुक्रिया बोला बाप। मुंबई से हो? कैसे जाना बाप? बाप बाप तो उधर ही बोलते हैं। ओ हाँ, मैं मुंबई से है, पर अब इधर ही रहने का है। मेरे को दिल्ली पसंद। बाप, अब क्या है? एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मायाराम कुर्सी पर से उठा और नंगे पांव पिछले कमरे की ओर बढ़ा। जब वो मुबारक अली की निगाहों से ओझल हो गया तो मुबारक अली झपट कर बाहर पहुंचा। उसने वहां से थैला उठाया और उसमें से एक जोड़ी जूते निकाले। उसने उन जूतों को कुर्सी के करीब फेंक दिया और मायाराम के उतारे जूते उठाकर अपनी पतलून की दाईं बाईं जेबों में खोस लिए। फिर उसने कमरे में बिछे दीवान का ढक्कन उठाया और कैनवस का थैला उसके भीतर डाल दिया। उसने ढक्कन बंद करके उसकी मैट्रेस और मैट्रेस पर बिछी चादर को पूर्वतः व्यवस्थित कर दिया। पानी का गिलास थामे मायाराम वापस लौटा। उसने गिलास मुबारक अली को थमाया। प्यास न होते हुए भी मुबारक अली एक सांस में पानी पी गया। शुक्रिया बाप, वो गिलास सेंटर टेबल पर रखता हुआ बोला। मैं जाता है। मायाराम ने सहमति में सिर हिलाया। दरवाजे पर निरंतर पड़ती दस्तक से मायाराम की नींद खुली। उसने हाथ बढ़ाकर बिजली का स्विच ऑन किया और वॉल क्लॉक पर निगाह डाली। 12 से ऊपर का वक्त हो चुका था। कौन? वो उच्च स्वर में बोला। पुलिस, जवाब मिला। दरवाजा खोलिए। पुलिस? मायाराम हड़बड़ाकर उठा। पुलिस का वहां क्या काम? क्या नीलम अपनी जुबान बंद नहीं रख सकी थी और उसने पुलिस के आगे सब कुछ उगल दिया था? नहीं, ऐसा करने की उसकी मजाल नहीं हो सकती थी। दरवाजे पर फिर दस्तक पड़ी। मायाराम लड़खड़ाता सा दरवाजे तक पहुंचा और उसने दरवाजे को भीतर से खोला। उसे अपने सामने एक युवा बावर्दी सब इंस्पेक्टर खड़ा दिखाई दिया। उसके पीछे एक हवलदार खड़ा था। मायाराम एक तरफ हुआ तो दोनों भीतर घुस आए। बैठिए, मायाराम अदब से बोला। ऐसे ही ठीक है, सब इंस्पेक्टर रूखे स्वर में बोला। मेरा नाम जनकराज है, मैं पहाड़गंज थाने से आया हूँ। मेरे थाने के इलाके में एक वारदात हो गई है जिसकी बाबत आपसे पूछताछ करनी है। वारदात? कैसी वारदात? एक आदमी का कत्ल हो गया है। हे भगवान, किसका? अभी बताते हैं, पहले जो मैं पूछूं उसका जवाब दीजिए। ये पूछताछ उस कत्ल के सिलसिले में ही है, यही समझ लीजिए। मेरा कत्ल से क्या वास्ता? शायद ना हो, चंद सवालात पूछना फिर भी जरूरी है। ओह, आपका नाम? काशीनाथ। कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल का। दिल्ली में कब से है? यही कोई 2 महीने से। उससे पहले कहाँ थे? मुंबई में। क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, अपाहिज आदमी हूँ, ऊपर से बूढ़ा हो चुका हूँ। अब क्या काम करूँगा? खर्चा पानी कैसे चलता है? पुराना कमाया कुछ रुपया है मेरे पास, उसी से चलता है। यहाँ घर पर कब से हैं? यही कोई 11:15 से। उससे पहले कहाँ थे? पहले कहीं गया था। कहाँ? बताना जरूरी है? हाँ, पहले निजामुद्दीन गया था, एक फ्रेंड से मिलने। 2 घंटे वहाँ ठहरा था। वहाँ से सीधे यहाँ आए थे? हाँ। 2 घंटे आप फ्रेंड के साथ थे? हाँ। कब से कब तक? 8 से 10 तक। बीच में कहीं गए? नहीं। वो फ्रेंड इस बात की तस्दीक करेगा कि शाम 8 से 10 तक आप उसके साथ थे? क्यों नहीं करेगा? यानी कि करेगा। हाँ, जो बात सच है उसे दोहराने में किसी को भला क्या गुरेज होगा? फ्रेंड का नाम पता बोलिए। मायाराम हिचकिचाया। बोलिए, सब इंस्पेक्टर जिद भरे स्वर में बोला। क्या ये जरूरी है? जी हाँ, जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वारदात कत्ल की है। मेरा ऐसी किसी वारदात से क्या लेना देना? शायद हो लेना देना, शायद ना हो, यही तो तफ्तीश का मुद्दा है। आपको मेरे पास आना सूझा क्यों कर? हमें एक टिप मिली थी। टिप? कैसी टिप? यही कि कत्ल की बाबत आपसे सवाल करना हमारे काम आ सकता था। मेरे से? काशीनाथ से? जी हाँ। यहाँ का पता कैसे जाना? टिप देने वाले ने ही बताया। कमाल है, ऐसा कौन मेहरबान निकल आया मेरा जो... कत्ल किसका हुआ है? मरा कौन है? आपको नहीं मालूम? नहीं मालूम। कैसे मालूम होगा? आप कोई हथियार रखते हैं? हथियार? मसलन रिवॉल्वर 38 कैलिबर की? तौबा, मेरे पास रिवॉल्वर का क्या काम? अगर हम यहाँ की तलाशी लें तो आपको कोई ऐतराज? रिवॉल्वर के लिए?
किसी भी चीज के लिए एक चीज की तलाश में हमें दूसरी भी मिल जाए, तीसरी भी मिल जाए तो क्या हर्ज है। मायाराम खामोश रहा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको तलाशी से कोई ऐतराज है? मुझे सख्त ऐतराज है। क्यों भला बेवजह मैं आपको यहाँ की तलाशी की इजाजत दूं? कोई काम बेवजह नहीं होता। तो तलाशी की कोई वजह बताइए। साफ बोलिए कि आप यहाँ कोई रिवॉल्वर तलाश करना चाहते हैं। साफ बोलूंगा तो आप तलाशी लेने देंगे? नहीं, फिर भी नहीं। ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, यहाँ की तलाशी लेनी है तो सर्च वारंट लेकर आइए। ठीक है, उठ के हमारे साथ चलिए। कहाँ? मोर्ग में, जो कि इरविन अस्पताल में है, जहाँ की मकतूल की लाश पड़ी है, जिसकी की आपने शिनाख्त करनी है। आपने कैसे सोच लिया कि मैं लाश की शिनाख्त कर सकता हूँ? हमें ये भी टिप मिली है कि मकतूल आपके लिए अजनबी नहीं है, वो आपका खास है, जिगरी है, पक्का दोस्त है। लेकिन वो है कौन, ये तो आप हमें बताएंगे। मैं जाने से इनकार कर दूं तो शक की बिना पर मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। अजीब धांधली है आपकी। बताते कुछ भी नहीं, लेकिन जानना सब कुछ चाहते हैं। मैंने बोला ना, कोई बात बेबुनियाद नहीं होती। अब साफ बोलिए, आप चल रहे हैं या नहीं? चलता हूँ भाई, चलता हूँ। शुक्रिया। मैं कपड़े तब्दील कर लूँ? ऐसे ही चलिए, करीब ही तो जाना है। लेकिन आप पुलिस की जीप में जाएंगे और वही जीप आपको वापस भी छोड़कर जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठंड का मौसम है, कम से कम एक शॉल तो ले लूं? ले लीजिए। मायाराम उठकर पिछले कमरे में चला गया। तब हवलदार ने कुर्सी के करीब उल्टे पड़े जूते के एक पांव की तरफ संकेत किया। क्या है? सब इंस्पेक्टर उलझनपूर्ण स्वर में बोला। साहब जी, हवलदार दबे स्वर में बोला। सोल और हील पर सीमेंट की महीन परत चढ़ी मालूम होती है। सब इंस्पेक्टर सकपकाया। उसने आगे बढ़कर जूते का मुआयना किया तो पाया कि बात सच थी। उसने दूसरे जूते को देखा तो पाया कि उसकी सोल और हील पर भी सीमेंट की वैसी ही महीन परत थी। बैसाखियां भी देखिए, हवलदार फुसफुसाया। सब इंस्पेक्टर ने दोनों बैसाखियों का मुआयना किया तो पाया कि उसके भी जमीन पर टिकने वाले डंडे के तले पर और तले से कोई 3 इंच ऊपर तक सीमेंट की महीन परत चढ़ी हुई थी। तभी शॉल लपेटता मायाराम वापस लौटा। आप कहते हैं कि आप निजामुद्दीन गए थे? सब इंस्पेक्टर बोला। यहाँ से वहाँ पहुँचते वक्त या वहाँ से यहाँ लौटते वक्त आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट से गुजरे थे? नहीं, मायाराम बोला। जहाँ कि आपको बैसाखियों के सहारे पैदल चलना पड़ा हो? नहीं। ये बैसाखियाँ आपकी हैं? और किसकी होंगी? और ये जूते? मेरे घर में किसी और के जूतों का भला क्या काम? यानी कि आपकी हैं? हाँ, चलिए। सहमति में सिर हिलाता मायाराम बैसाखियों की तरफ पड़ा। इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सब इंस्पेक्टर बोला। मैं इनके बिना नहीं चल सकता। चल सकते हैं। अभी आप मेरे सामने चलकर पिछले कमरे में गए और वहां से लौटे बैसाखियों के बिना। ये तो कुछ कदमों की बात थी। मोर भी कुछ कदमों की बात ही होगी। लेकिन और फिर हम है ना आपके साथ। हम आपको सिर माथे बिठाकर ले जाएंगे और ऐसे ही छोड़ के जाएंगे। ठीक है फिर। तीनों वहां से बाहर निकले। मायाराम ने पीछे मुख्य द्वार को ताला लगा दिया। फिर आजू बाजू चलते सब इंस्पेक्टर और हवलदार के बीच चलता, उनके सहारे कदम उठाता वो गलियारे में आगे बढ़ा। पंत के पोषण के सामने से गुजरते वक्त उसने पाया कि उसका दरवाजा तब भी बदस्तूर बंद था। कहाँ चला गया था कमबख्त? मायाराम ने मन ही मन सोचा। कहीं मुर्दा घर में वो ही तो नहीं लेटा पड़ा था? वो जबरन मोर्ग ले जाया जा रहा था, लेकिन अब खुद उसके मन में भी लाश देखने की इच्छा बलवती होने लगी थी। बाहर आकर वो तीनों जीप में सवार हो गए। जीप के स्टीयरिंग के पीछे एक वर्दीधारी सिपाही मौजूद था। सब इंस्पेक्टर के संकेत पर जिसने जीप तत्काल आगे बढ़ाई। रात की उस घड़ी सुनसान सड़कों पर चलती जीप दिल्ली गेट की दिशा में दौड़ने लगी। इस वक्त आप चप्पल पहने हैं, एकाएक सब इंस्पेक्टर बोला। लेकिन जब शाम को तफरीहन निकले थे तब तो आप सूट बूट डाले होंगे। हाँ, मायाराम अनमने भाव से बोला। पीछे वो जूते जो कुर्सी के करीब लुढ़के पड़े थे आपकी शाम की पोशाक का हिस्सा थे? जाहिर है। कैसे जाहिर है? भाई, मेरे पास एक ही जोड़ी जूते हैं। आप किसी ऐसी जगह गए थे जहाँ की कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो?
मसलन किसी इमारत की तामीर हो रही हो, किसी जगह की मरम्मत हो रही हो। ये सवाल आप पहले भी पूछ चुके हैं। जवाब दीजिए। नहीं, मैं ऐसी किसी जगह नहीं गया था। मैं सिर्फ एक जगह गया था जो कि निजामुद्दीन में है, लेकिन वहाँ ऐसा कोई काम नहीं हो रहा था। निजामुद्दीन आप कहाँ गए थे? किसके पास गए थे? जवाब देने की जगह मायाराम परे देखने लगा। ये कोई छुपाने लायक बात है? सब इंस्पेक्टर अप्रसन्न भाव से बोला। बताने लायक भी नहीं है, मायाराम बोला। मैं नहीं मानता कि मेरी उस विजिट का आपके कत्ल के केस से कोई रिश्ता हो सकता है। अगर रिश्ता निकल आया तो आप जो पूछेंगे मैं बताऊंगा, लेकिन पहले नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरा जाति मामला है, जिसकी कि मैं खामखा की पब्लिसिटी नहीं चाहता। जीप मोड़ के सामने पहुंचकर रुकी। सब इंस्पेक्टर और हवलदार मायाराम को सहारा देकर अपने बीच चलाते मोड़ के एक कमरे में पहुंचे, जहां की एक पहियों वाले स्ट्रेचर पर चादर से ढकी एक लाश पड़ी थी। सब इंस्पेक्टर के इशारे पर हवलदार ने चादर खींच ली। फिर सब इंस्पेक्टर ने मायाराम की बाह पकड़कर उसे आगे कर दिया। मायाराम विस्फारित नेत्रों से सामने देखने लगा। सब इंस्पेक्टर लाश की तरफ निगाह उठाने की जगह गौर से मायाराम की सूरत देख रहा था। लगता है, वो धीरे से बोला, लाश आपकी पहचान में आ गई है। हाँ, मायाराम फंसे कंठ से बोला। किसकी है? हरिदत्त पंत की, जो कि आपका दोस्त है, जो कि हसन मंजिल में आपका पड़ोसी है। हाँ, कैसे मर गया? शूट कर दिया किसी ने। गोली ऐन दिल में से गुजरी। बेचारे को अगला सांस तक नहीं आया होगा। धराशायी होने से पहले ही मर चुका होगा। कहाँ हुआ ये वाकया? झंडेवालान के इलाके में, वहां बनती एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर। ये वहां क्या करने गया? आप बताइए। मुझे कुछ नहीं मालूम। आखिरी बार आप कब मिले थे इस हरिदत्त पंत से? शाम 7:30 बजे के करीब। कहाँ? हसन मंजिल में स्थित इसके पोर्शन में, जो कि मेरे पोर्शन से 4 घर दूर है। तब ये हरिदत्त पंत क्या कर रहा था? होटल से खाना आने का इंतजार कर रहा था, जिसकी बात कहता था कि सो जाने वाला था। सोया तो न होगा, वरना कत्ल होने के लिए झंडेवालान कैसे पहुंच गया होता? मायाराम ने बड़ी संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया। कौन से होटल से खाना मंगाया था इसने? युवराज होटल से, जो कि वहीं कश्मीरी गेट के इलाके में ही रिट्ज सिनेमा के करीब है। ऐसे खाना वो अक्सर मंगाता था? हाँ। खाना उसने आपके सामने खाया था? सामने तो नहीं खाया, लेकिन मेरे जाते ही खा लिया होगा। आखिर मंगाया किस लिए था? क्या था खाना? एक पूरा तंदूरी चिकन, मटर पनीर और नान। ये अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि ये बात पोस्टमार्टम के दौरान कत्ल का सही वक्त निर्धारित करने में मददगार हो सकती है। वो कैसे? पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को मालूम होता है कि पेट में पहुंचने के बाद कौन सी खाद्य सामग्री कितने टाइम में पचती है। आदमी की जान निकलते ही उसकी पाचन क्रिया बंद हो जाती है। डॉक्टर लोग पेट खोलकर इस बात का मुआयना करते हैं कि कौन सी चीज किस हद तक हजम हो चुकी थी। फिर उसी से मौत का ऐन सही वक्त निर्धारित किया जा सकता है। ओह, पोस्टमार्टम सुबह होगा। मुझे डॉक्टर को बताना होगा कि हतप्राण ने अपनी मौत से पहले कोई 7:30 बजे के करीब तंदूरी चिकन, मटर पनीर और नान खाया था। आप कोई वजह बता सकते हैं कि जो आदमी खा पी कर सोने की तैयारी कर रहा था, वो क्यों एकाएक उठा और कत्ल होने के लिए झंडेवालान पहुंच गया? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? आप उसके दोस्त थे। दोस्ती में बहुत बातें साझी होती हैं। दोस्त दोस्त की थॉट ट्रेन को समझने लगता है। सोचिए कोई ऐसा कुछ जो इस बात पर रोशनी डाल सके कि वो क्यों मौकाए वारदात पर गया, जहां की कातिल उसका पहले से इंतजार कर रहा था या उसके सामने आया था। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। दैट्स टू बैड। मर्डर वेपन से भी तो कातिल का पता लगाया जा सकता है। बराबर लगाया जा सकता है, लेकिन इस केस में मर्डर वेपन बरामद नहीं हुआ। बहरहाल इतना हमें फिर भी मालूम है कि उस पर घातक गोली किसी 38 कैलिबर की गन से चलाई गई थी। ओह, आपके पास ऐसी कोई गन नहीं है? नहीं है, पहले भी बताया था मैंने। हाँ, बताया था शायद। आपके दोस्त की, मकतूल की, इस हरिदत्त पंत की आमदनी का क्या जरिया था? मुझे नहीं मालूम। कैसे दोस्त हैं आप उसके, जो उसकी बाबत इतना भी नहीं जानते? उसकी जाती जिंदगी में
मेरा कोई दखल नहीं था। अमूमन रोजी रोटी का जरिया जाती जिंदगी में शुमार नहीं होता। कोई चोर हो, उठाई गिरा हो, स्मगलर हो, कॉनमैन हो, ब्लैकमेलर हो तो बात दूसरी होती है। क्या वो ऐसे किसी काले धंधे में था? मुझे नहीं मालूम। वो चौल में रहता था, इस लिहाज से कोई आसमान छूने वाली माली हालत का मालिक तो वो नहीं होगा। आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो ठीक कह रहा हूँ। आप क्या कह रहे हैं? क्या था उस शख्स की आमदनी का जरिया? बोला ना, मुझे नहीं मालूम। या कोई जरिया था ही नहीं, या उसका भी गुजारा आपकी तरह पुराने कमाए रुपए पैसे से ही चल रहा था। मैं इस बाबत कुछ नहीं जानता। वो कोई जरायम पेशा व्यक्ति था? मुझे नहीं मालूम। हो सकता था। होने को क्या नहीं हो सकता? यानी कि हो सकता था। हाँ। कभी जेल की हवा खाई? किसने? मायाराम हड़बड़ाकर बोला। उसने। मुझे नहीं मालूम। आपने? मैं इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। जेल गए आदमी का सरकार के पास पुख्ता रिकॉर्ड होता है। देर सबेर हर बात रिकॉर्ड में से निकलवाई जा सकती है। मुझे और कब तक यहाँ ठहरना होगा? कभी तक भी नहीं। शिनाख्त के लिए आपको यहाँ लाया गया था। शिनाख्त हो चुकी। यानी कि अब मैं घर जा सकता हूँ? जा सकते हैं, लेकिन घर नहीं। क्या मतलब? आपको अपने घर की तलाशी से ऐतराज था। आपका हुक्म था कि अगर हमने तलाशी लेनी थी तो हम सर्च वारंट लेकर आए। सर्च वारंट रात के 1 बजे जारी नहीं हो सकता। उसके लिए सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप हमारे मेहमान रहेंगे। लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। थाने में आपको पूरे आराम से रखा जाएगा। थाने में? जाहिर है, कोई होटल तो चलाया नहीं हुआ दिल्ली पुलिस ने। आप तलाशी से बरामद क्या करना चाहते हैं? अभी मालूम नहीं। मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं आप? महज इसलिए क्योंकि किसी सिरफिरे ने टेलीफोन पर आपको मेरी बाबत कोई टिप दी है। हाँ, ये तो धांधली है। ऐसे कोई कुछ भी पक दे तो भी तफ्तीश करनी पड़ती है। ये कत्ल का केस है, इसलिए हम किसी बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरा कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। कत्ल के वक्त मैं किसी के साथ था। आपको क्या पता कत्ल किस वक्त हुआ था? ये तो अभी खुद हमें ही नहीं मालूम। मेरा मतलब यह है कि मैं शाम के अपने एक एक मिनट का हिसाब दे सकता हूँ। फिर डर कैसा? लेकिन मेरे घर की तलाशी मामूली जहमत है जो आपको झेलनी पड़ेगी। जब वहां आपके खिलाफ कुछ बरामद ही नहीं होने वाला तो डर कैसा? फिर भी? क्या फिर भी? मायाराम खामोश रहा। पीछे कानून तो आप ही छाट रहे थे। तलाशी लेने पर ऐतराज न करते, सर्च वारंट की दुहाई न देने लगते तो आपके लिए बाकी रात की हमारी मेहमान नवाजी की नौबत न आती। अब जो होना है वो तो होगा ही। उसकी वजह से जो तकलीफ होगी वो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। आप खामखा मेरे पीछे पड़े हैं। हो सकता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तफ्तीश ऐसे ही होती है, नौकरी ऐसे ही बजाई जाती है। आप तो रिजक कमाने की जिम्मेदारी से आजाद हैं, क्योंकि आपके पल्ले पुराना कमाया हुआ पैसा है। इधर तो ऐसा कुछ नहीं है। इधर तो तनख्वाह से ही गुजारा है, और तनख्वाह कमाने के लिए काम करना पड़ता है, जो कि हम कर रहे हैं। ड्यूटी देनी पड़ती है, जो कि हम दे रहे हैं। तलाशी में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बेचैनी से पहलू बदलता मायाराम बोला। कोई बड़ी बात नहीं। हर कोशिश का माकूल नतीजा तो नहीं निकलता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोशिश की ही न जाए। मायाराम फिर न बोला, लेकिन अब उसका मन पुकार पुकार कर कह रहा था कि उसके साथ कोई अनहोनी होने वाली थी। पंत की मौत उसके लिए कोई भारी मुसीबत का सामान करने वाली थी। चाय पीजिए जनाब। मायाराम कसमसाता सा उठा। उसने आंखें मलते हुए अपने सामने खड़े उस हवलदार को देखा, जो उसके लिए चाय और उस रोज का अखबार लाया था। थाने के ही परिसर में बने क्वार्टरों में से एक के बेडरूम में उसकी पिछली रात गुजरी थी। गोया सब इंस्पेक्टर ने उसे मुजरिम की तरह नहीं, मेहमान की तरह ट्रीट किया था। उसने चाय का गिलास और अखबार थाम लिया। कितने बज गए? फिर उसने पूछा। 7:30। वो सब इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? वो अभी आए नहीं। कब आएंगे? बस आते ही होंगे। मुझे कब तक यहाँ ठहरना पड़ेगा? वही आके बताएंगे। अच्छी बात है। हवलदार वहां से रुखसत हो गया। मायाराम ने चाय का एक घूंट भरा और अखबार खोला। मुख पृष्ठ पर ही उसे पंत के कत्ल की खबर छपी दिखाई थी। खबर में जो विशेष बात थी वो यह थी कि पुलिस को किसी ने एक गुमनाम टेलीफोन कॉल करके
मौकाए वारदात पर पड़ी लाश की बाबत बताया था। वो कॉल ना आती तो कत्ल की खबर तभी आम होती। जबकि इमारत बनाने का काम करते राज मजदूर सुबह इरोज अपार्टमेंट्स की साइट पर पहुंचते, तब यूं पुलिस को खबर लगने में जरूर दोपहर हो जाती। मायाराम को कल पाने के लिए अब वो एक नई कुंडी सामने थी। कौन था वो शख्स जिसने पुलिस को कत्ल की बाबत फोन किया था? कैसे वो कत्ल की ऐसी फौरी जानकारी रखता था जैसे वो उसकी आंखों के सामने हुआ हो? क्या पता कातिल ही गुमनाम फोन करने वाला शख्स हो, लेकिन कातिल भला ऐसा आ बैल मुझे मार जैसा काम क्यों करेगा? तो कोई चश्मदीद गवाह? कौन? और फिर लाख रुपए का सवाल ये था कि कातिल था कौन? उस सवाल का कोई जवाब उसे न सूझा। उसे नीलम का ख्याल आया। नहीं, वो कैसे कातिल हो सकती थी? उसमें कत्ल का हौसला होता तो वो उसका कत्ल करती, जो कि उसकी मौजूदा दुश्वारी की वजह था। तो उसका कोई हिमायती पर भी यह ऐतराज लागू होता था। फिर भी कोई हिमायती था तो वो कौन हो सकता था? वो लड़की सुमन? क्या वो नीलम की हिमायत में कत्ल जैसा जघन्य अपराध कर सकती थी? उसकी अक्ल ने गवाही न दी तो फिर कौन? उसके जहन पर विमल का अक्स उभरा, लेकिन वो तो कब का मुंबई वापस चला गया हुआ था। उसे कैसे मालूम था? क्योंकि वो ऐसा कहता था। क्या सबूत था कि जैसा वो कहता था वैसा उसने किया भी था? कोई सबूत नहीं था। लेकिन पंत के कत्ल से उसे क्या हासिल था? पंत के कत्ल से नीलम ब्लैकमेल से निजात कैसे पा सकती थी? उसे कोई जवाब न सूझा। उसी उधेड़-बुन में उसने चाय खत्म की। वो करीबी साइड टेबल पर खाली गिलास रखने लगा तो उसने देखा कि वहां एक टेलीफोन पड़ा था। हिचकिचाते हुए उसने फोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो उसे डायल टोन सुनाई दी। लाइन चालू थी। उसने नीलम का नंबर डायल किया। हेलो। दूसरी तरफ से फोन उठाया गया तो वो बोला, नीलम, मैं सुमन बोल रही हूँ। नीलम को फोन दे, वो सो रही है। उठा। नहीं उठती। अरे क्यों नहीं उठती? उसकी तबीयत खराब है। जबरन उठा। आप कौन बोल रहे हैं? अब सवाल ही किए जाएगी कि कुछ करेगी भी? होल्ड कीजिए। रिसीवर कान से लगाए भुनभुनाता सा वो खामोश बैठा रहा। हेलो। कुछ क्षण बाद उसे नीलम का उनिंदा स्वर सुनाई दिया। मैं बोल रहा हूँ। वो बोला। क्या है? होश में आ जा और जो मैं पूछूं उसका साफ साफ जवाब दे। क्या जवाब दूं? कल तेरे से पंत मिला था? नहीं। फोन किया हो उसने? किस लिए? तू बता। कोई फोन नहीं किया था उसने। तेरा उससे कैसा भी कोई संपर्क नहीं? क्यों होगा भला? मैं तो ठीक से जानती भी नहीं कि वो कौन है। उसके कहे पर कल रात तू झंडे वालान गई थी? जहां कल रात में कहीं नहीं गई थी। हर घड़ी यहीं थी। और वो लड़की सुमन? वो भी यहीं थी। मेरे से झूठ बोलने का अंजाम जानती है? जानती हूँ। तो तेरा यही जवाब है? हाँ। सोहल का क्या हाल है? ठीक ही होगा। कहाँ है वो? मुंबई में। पिछले दिनों वो दिल्ली में था। नहीं हो सकता वो दिल्ली में हो और घर ना आए। मेरी खातिर नहीं तो अपने बच्चे की खातिर घर ना आए। ये नहीं हो सकता। वो दिल्ली में था। बोला ना, नहीं हो सकता। तो इस बात की तस्दीक कर सकती है कि वो मुंबई में है? हाँ, कर। मैं फिर फोन करूंगा। ठीक है। मायाराम ने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया। 9 बजे रमेश लूथरा, भूतपूर्व सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, लोटस क्लब पहुंचा, जहां की विमल पहले से मौजूद था। उसने विमल का अभिवादन किया और फिर उसके करीब एक कुर्सी पर बैठ गया। विमल ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। वो हरिदत्त पंत हिस्ट्री शीटर निकला है। लूथरा अदब से बोला। ठगी और धोखाधड़ी उसके पसंदीदा शगल थे। उसकी जिंदगी में कार चोर भी काफी पहुंचा हुआ बताया जाता है। 2 बार गिरफ्तार हो चुका है। दोनों बार केस गवाहों के मुकर जाने की वजह से अदालत में टिक न सका, इसलिए बरी हो गया। पिछले 2 साल से दिल्ली पुलिस को उसकी कोई खोज खबर नहीं थी, इसलिए सोचा जा रहा था कि वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर गया था। ये अभी भी कहना मुहाल है कि वो शुरू से ही यहीं था या जाके वापस लौट आया था। क्या फर्क पड़ता है? विमल बोला। ये बात अखबार में नहीं जा सकी है, लेकिन पुलिस उसके घर की तलाशी ले चुकी है। लाश की जेब से ही चाबियों का एक गुच्छा बरामद हुआ था, जिसमें एक चाबी
उसके कश्मीरी गेट वाली चौल वाले पोर्शन के प्रवेश द्वार के ताले की भी थी। पुलिस को वहां से भी कुछ ऐसे सूत्र मिले हैं जो कि उसकी जरायम पेशा व्यक्ति होने की तस्दीक करते हैं। कोई रुपया पैसा न मिला? वो भी मिला, बड़े दिलचस्प ढंग से मिला। मतलब पुलिस ने उसके घर से 2 अलग-अलग जगहों पर रखी 2 रकमें बरामद की हैं। एक रकम 2 लाख रुपए की थी, जो पैकिंग में काम आने वाले खाकी कागज में लपेटकर एक पैकेट बनाकर एक सूटकेस में रखी हुई थी। दूसरी रकम कोई 32,000 रुपए के करीब की थी, जो कि स्टील की अलमारी में एक लॉकर में बंद थी। पैकेट बनाकर? नहीं, सुना है लॉकर वाले नोट यूं ही खुले पड़े थे, उन पर कोई रबर बैंड तक नहीं था। वो उसके रोजमर्रा के इस्तेमाल की रकम होगी ना। दूसरी पैकेट वाली रकम किसी खास प्राप्ति से ताल्लुक रखती होगी। खास प्राप्ति? जैसे ब्लैकमेल में हिस्सा। ब्लैकमेल? आगे बढ़ो। पुलिस इस बाबत अभी कोई सुराग नहीं पा सकी है कि वो उस बनती इमारत की 13वीं मंजिल पर क्या कर रहा था। कातिल उसके साथ ही वहां पहुंचा कोई शख्स था या बाद में आया था। कत्ल की कोई वजह भी अभी तक वो नहीं सोच पाए हैं। आगे, कल पुलिस को गुमनाम टिप मिली थी कि कश्मीरी गेट हसन मंजिल के पोर्शन नंबर 7 में रहता काशीनाथ नाम का कोई शख्स, जो कि मकतूल का दोस्त था, कत्ल के केस पर काफी रोशनी डाल सकता था। पुलिस शाम को ही उस पर चढ़ दौड़ी है। पहाड़गंज थाने का सब इंस्पेक्टर जनकराज, जो कि मेरा दोस्त है, वो मेरे ही बैच का था। हम दोनों पुलिस में इकट्ठे भर्ती हुए थे। कल आधी रात के बाद काशीनाथ के यहाँ पहुंचा था। बाजरिया काशीनाथ लाश की शिनाख्त हो चुकी है और काशीनाथ फोकस में आ चुका है। वो कैसे? उसके घर में जनकराज को कोई क्लू मिला था, जो कि काशीनाथ की तरफ उंगली उठाता था। वो क्लू क्या है वो मैं अभी जान नहीं पाया, क्योंकि आज सुबह जनकराज से मेरी बात नहीं हो सकी। सुबह सवेरे ही वो न अपने घर पर था और न थाने में। वैसे थाने से मुझे ये खबर लगी है कि काशीनाथ की बाकी की पिछली रात थाने में गुजरी थी। क्यों? जनकराज उसके घर की तलाशी लेना चाहता था, जो कि काशीनाथ को सर्च वारंट के बिना मंजूर नहीं थी। सर्च वारंट जारी कराने की कोशिश हो रही है। उस दौरान काशीनाथ अपने घर में भांजी ना मार सके, कोई चीज इधर से उधर न कर सके, इसलिए उसे जबरन थाने बिठाया गया था। और लाश का पोस्टमार्टम हो गया है। 38 कैलिबर की एक गोली सीधे उसके दिल से गुजरी बताई जाती है, जो कि उसकी तत्काल मृत्यु की वजह बनी थी। इतनी तत्काल मृत्यु की वजह बनी थी कि पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर कहता है कि वो धराशायी होने से पहले ही मर चुका होगा। यानी कि वो फर्श पर जैसा गिरा होगा वैसा ही पड़ा रहा होगा। गिरने के बाद कोई हिलडुल संभव नहीं रही होगी। जी हाँ, और पोस्टमार्टम के जरिए कत्ल का जो वक्त निर्धारित हुआ है वो 8:30 से 10:30 के बीच का है। लेकिन एक खास जानकारी के आधार पर डॉक्टर ने कत्ल के वक्त को 9:30 बजे पर पिन पॉइंट किया है। यानी कि कत्ल ठीक 9:30 बजे हुआ था। 5 मिनट इधर या उधर, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा कैसे हुआ? ये पक्की जानकारी हासिल हुई होने की वजह से हुआ कि मरने से पहले मरने वाले ने अपना आखिरी भोजन शाम 7:30 बजे के करीब खाया था। इस बात का चश्मदीद गवाह पुलिस को उपलब्ध है। वो कौन हुआ? खुद काशीनाथ। उसने इस बात की तस्दीक की है कि लगभग 7:30 बजे युवराज होटल का एक वेटर उसके सामने पंत के लिए खाना, तंदूरी चिकन, मटर पनीर नान लाया था, जिसमें से चिकन की एक बोटी उसने भी खाई थी। पोस्टमार्टम के दौरान मकतूल के पेट में चिकन और मटर के जो अवशेष पाए गए थे, उनसे ही यह नतीजा निकाला गया है कि वो सब खाने के 2 घंटे बाद पंत की मौत हुई थी। काशीनाथ अपने बारे में क्या कहता है? वो कहता है कि कत्ल से उसका कोई लेना देना नहीं। उसके बयान के मुताबिक वो 7:35 पर पंत से अलग हुआ था, जबकि वो खाना खाकर सो जाने की तैयारी में था। सोना कैंसिल करके वो शख्स कत्ल होने के लिए झंडे वालान कैसे पहुंच गया, इस बाबत उसे न कोई जानकारी है और न वो कोई अंदाजा पेश कर सकता है। बकौल काशीनाथ कश्मीरी गेट से एक टैक्सी पर सवार होकर वो निजामुद्दीन पहुंचा था, जहां की 8 से लेकर 10 बजे तक वो अपने एक फ्रेंड के साथ था। ठीक 11:15 बजे वो वापस अपनी चॉल में लौट आया था।
जहाँ की वो तत्काल बिस्तर के हवाले हो गया था और आधी रात के बाद किसी वक्त पुलिस की जगह ही उठा था। इस लिहाज से वो तो कातिल नहीं हो सकता। अभी 8 से 10 वाली उसकी एलिबाई की पड़ताल नहीं हुई है। इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वो अपने फ्रेंड का नाम पता नहीं बताता, लेकिन अंततः तो उसे फ्रेंड का नाम बीच में लाना ही पड़ेगा, वरना वो अपने आप को कभी बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगा। मुझे उससे हमदर्दी है क्योंकि बेगुनाह तो वो अपने आप को कैसे भी साबित नहीं कर पाएगा। जी, मर्डर वेपन बरामद हुआ? नहीं, सूरज निकलने के बाद पुलिस ने मौकाए वारदात को फिर टटोला था, लेकिन वहां से 38 कैलिबर की गोली चलाने वाली कोई गन बरामद नहीं हुई थी। वो तो जरूर बरामद होनी चाहिए। पुलिस का ख्याल है कि कत्ल के बाद कातिल अलाय कत्ल अपने साथ ले गया था। हो सकता है वो काशीनाथ के घर से बरामद हो। नहीं हो सकता। वजह, कत्ल में इस्तेमाल हुई वो रिवॉल्वर मौकाए वारदात पर ही है। आपको कैसे मालूम? मेरा मतलब है वहीं होनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने वहां की तलाशी ठीक से नहीं ली। एक खास जगह को नजरअंदाज कर दिया। कौन सी जगह? वहां इमारत के पहलू में खोद कर बनाया गया एक टेम्पररी लेकिन बहुत बड़ा, बहुत गहरा चौबच्चा है, जो कि पानी स्टोर करने के काम आता है। बड़ी इमारतों के साइट पर पानी की किल्लत ऐसे ही दूर की जाती है कि एक चौबच्चा खोद लिया जाता है, जिसमें मोटर द्वारा जमीन से निकाला गया पानी हर वक्त भरा रहता है। बाद में तामीर मुकम्मल हो जाने के बाद उस चौबच्चे को भर दिया जाता है। ऐसा चौबच्चा वहां इरोज अपार्टमेंट वाले साइट पर भी है? हाँ, पानी से पूरा भरा हुआ है। निरंतर सीमेंट और मिट्टी घुलती रहने से जिसका पानी गंदला हुआ है। पानी साफ न होने की वजह से उस गहरे चौबच्चे की तलहटी में नहीं झांका जा सकता। तुम अपने उस दोस्त सब इंस्पेक्टर को ये टिप दो कि शायद मर्डर वेपन उस चौबच्चे की तलहटी पर पड़ा हो। पड़ा है? मैंने कहा है शायद पड़ा हो। मुझे लगा कि आप निश्चित रूप से कह रहे हैं कि रिवॉल्वर वही है। विमल ने घूर कर उसे देखा। लूथरा तत्काल बौखलाकर परे देखने लगा। मैं जनकराज को टिप कैसे दूंगा? फिर वो धीरे से बोला, मेरे से सवाल नहीं होगा कि मुझे ये बात कैसे सूझी थी। मुझे यही कैसे सूझा था कि मौकाए वारदात पर गंदले पानी का कोई चौबच्चा था। सोचो कोई तरकीब। इतने गुरु आदमी हो, इतने पहुंचे हुए सब इंस्पेक्टर रह चुके हो कि सोहल पर हाथ डालने में कामयाब हो गए थे। अब ये नन्ही सी तरकीब मुझे सिखानी पड़ेगी। मैं कुछ करूंगा। शाबाश। 10 बजे पुलिस के लौ लश्कर के साथ और मायाराम के साथ जनकराज जब कश्मीरी गेट पहुंचा तो दूसरा वहां पहले से मौजूद था। तुम? जनकराज उसे देखकर हैरानी से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो काम करने आए हो, लूथरा मीठे स्वर में बोला। उससे निपट लो, फिर बताता हूँ। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें मालूम था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। है तो यही बात। क्या किस्सा है? बोला ना, फारिग हो लो, फिर बताता हूँ। जनकराज ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। फिर वो मायाराम की तरफ घूमा। खोलो। मायाराम ने अपने पोर्शन के दरवाजे पर लगा ताला खोला। उसके साथ पुलिसिये भीतर दाखिल हो गए। लूथरा दरवाजे पर ही ठिठका खड़ा रहा। सबसे पहले जनकराज जूतों की तरफ आकर्षित हुआ। ये जूते आपके हैं? वो बोला। जनाब, मायाराम भुनभुनाया, मैंने कल रात ही आपको बताया था कि। जवाब दीजिए। हाँ, मेरे हैं। कल आप इन्हें पहने हुए थे? इसका भी जवाब मैं पहले आपको दे चुका हूँ। मेरे पास एक ही जोड़ी जूते हैं। यानी कि कल रात जब आप यहाँ से निकले थे तो आप ये जूते पहने हुए थे। जाहिर है। और आपका कहना है कि कहीं जाने या वहां से लौटते वक्त आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट से नहीं गुजरे थे? हाँ। जनकराज ने सावधानी से दोनों जूते उठाए और उन्हें उल्टा करके मायाराम के सामने किया। जरा जूते के तले पर गौर कीजिए, वो बोला। सोल पर भी और हील पर भी। क्या गौर करूं? इन पर सीमेंट की बारीक परत चढ़ी मालूम हो रही है। कुछ सुरमई सा लगा तो हुआ है, लेकिन ये सीमेंट है? मैं नहीं जानता। हम जानते हैं ये सीमेंट है। तो क्या हुआ? जूतों पर चढ़ी सीमेंट की परत इस बात की चुगली करती है कि कल रात इन्हें पहने आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट से गुजरे थे। बिल्कुल नहीं। मैं तो। आप झंडे वालान की उस बनती इमारत पर गए थे जहां की लाश पाई गई थी। आप मौकाए वारदात पर गए थे।
क्या कह रहे हैं आप? मायाराम घबराकर बोला। वरना आप बताइए कि ये सीमेंट की परत आपके जूतों पर कैसे चढ़ी, कहाँ से चढ़ी? वो तो किसी और जगह से। मायाराम एकाएक बोलता बोलता ठिठक गया। कहाँ से? जरा इन्हें सीधा कीजिए, क्या चाहते हैं? बड़े व्यग्र भाव से मायाराम ने खुद सब इंस्पेक्टर के जूते थामे हाथ की कलाई को घुमाया। ये जूते मेरे नहीं हैं, तत्काल वो बोला। क्या? जनकराज अचकचाकर बोला। ये जूते मेरे नहीं हैं। तो ये पैंतरा सोचा है आपने इस फंदे से बच निकलने का? ये कोई पैंतरा नहीं है, ये हकीकत है कि ये जूते मेरे नहीं हैं। कल तो आपने पूरे विश्वास के साथ इन्हें अपने जूते बताया था। ये तक कहा था कि किसी और के जूतों का आपके घर में भला क्या काम? इंस्पेक्टर साहब, जूते क्योंकि मेरे घर में पड़े थे, मेरे जूतों जैसे थे, मेरे नाप के थे, इसलिए मैंने सहज ही सोच लिया था कि वो मेरे ही जूते थे। तब मैंने इन्हें इतने गौर से नहीं देखा था जितने कि अब देख रहा हूँ। तब कोई वजह भी नहीं थी गौर से देखने की। इन्हें गौर से मैंने अभी देखा है तो मुझे पता चला है कि ये मेरे जूतों जैसे है, लेकिन मेरे जूते नहीं है। अभी क्यों गौर से देखा है? क्योंकि अब आप इन जूतों को मेरे खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने पर आमादा है। इसलिए अब आपको ये झूठ बोलना सूझा है कि ये जूते आपके नहीं हैं। मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूँ, ये जूते मेरे नहीं हैं। तो आपके जूते कहाँ हैं? यही कहीं होंगे। खास जूतों की तलाश में दोनों कमरों की तलाशी ली गई। जूतों का कोई दूसरा जोड़ा कहीं से बरामद न हुआ। अब क्या कहते हैं आप? जनकराज उसे घूरता हुआ बोला। जरूर मेरे जूते वही शख्स ले गया था जिसने कि ये जूते यहाँ रखे थे। कौन शख्स? क्या पता कौन शख्स। कब किया होगा उसने ऐसा? क्या मतलब? आप कहते हैं कि आपके पास एक ही जोड़ी जूते हैं, जो कि जाहिर है कि पिछली रात यहाँ से निकलते वक्त आप पहने हुए होंगे। वो तो है, आपके पहने पहने तो कोई जूते तब्दील कर नहीं सकता। कैसे कर सकता है? वही तो मैं कह रहा हूँ। अब बताइए, यहाँ से निकलने और वापस लौटने के बीच आपने कहीं और जूते उतारे थे? मायाराम ने तत्काल जवाब न दिया। जूते क्या, निजामुद्दीन में उस सीमा नाम की कॉल गर्ल के साथ उसने तो तन के सारे कपड़े भी उतारे थे। अब क्या ये बात उसे पुलिस को बतानी चाहिए थी? नहीं, अभी नहीं। मैंने जूते कहीं उतारे थे, वो बोला, लेकिन वहां ये नहीं बदले जा सकते थे। क्यों? क्योंकि वापस पहनने के लिए जब जूते मेरे हाथ में आते तो मुझे जरूर एहसास होता कि वो मेरे जूते नहीं थे। ऐसा कोई एहसास मुझे नहीं हुआ था। इससे साबित होता है कि वहां मैंने उतारने के बाद अपने ही जूते वापस पहने थे। तो फिर जूतों की अदला बदली कब हुई, कहाँ हुई? जाहिर है कि यहाँ हुई। कब? मेरे सो जाने के बाद। आपके सो जाने के बाद कोई यहाँ घुसा और जूते तब्दील कर गया? हाँ। आप दरवाजे को भीतर से बंद करके नहीं सोते? बंद करके सोता हूँ, लेकिन हो सकता है कि पिछली रात मैं दरवाजा बंद करना भूल गया हूँ। ऐसा हुआ होता तो आधी रात के बाद जब हम यहाँ आए थे तो हमें दरवाजा खुला मिलता। ऐसा नहीं था। दरवाजा खटखटाने से पहले हमने उसे धकेल कर देखा था तो पाया था कि दरवाजा मजबूती से भीतर से बंद था। आपने भीतर से चिटकनी खोलकर दरवाजा खोला था और हमें भीतर दाखिल होने दिया था। चिटकनी सरकाई जाने की आवाज तक हमने बंद दरवाजे के पार खड़े खड़े सुनी थी। याद आया? मायाराम का सिर स्वयं सहमति में हिला। अब क्या कहते हैं आप? मैं क्या कहूँ? मायाराम असहाय भाव से बोला। जूते कब तब्दील हुए, कैसे तब्दील हुए, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये हकीकत है और इसे मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि ये जूते मेरे नहीं हैं। ये मेरे जूतों जैसे हैं, उसी नाप के हैं, लेकिन मेरे नहीं हैं। बैसाखियों के बारे में क्या ख्याल है? ये तो आपकी है या इन्हें भी कोई तब्दील कर गया? बैसाखियां तो मेरी हैं। यूं आनन फानन जवाब न दीजिए, वरना आप फिर कहेंगे कि उन्हें आपने पहले ठीक से नहीं देखा था। बैसाखियां मेरी हैं। पास जाके अच्छी तरह से ठोक बजा के देखिए और फिर जवाब दीजिए। मायाराम ने करीब जाकर बैसाखियों का मुआयना किया और फिर बोला, मेरी हैं। कल रात यहाँ से आपकी गैर हाजिरी के वक्फे में ये आपके साथ थी। जाहिर है मैं इनका मोहताज हूँ, इनके बिना घर से नहीं निकल सकता। जहाँ आप गए थे, जहाँ आपके पैरों में मौजूद आपके जूते गए थे, वहाँ ये भी गई होंगी। जाहिर है
आपकी जानकारी के लिए इनके तले की तरफ भी उसी सीमेंट की परत मौजूद है जो कि आपके जूतों पर चढ़ी हुई है। नहीं, मायाराम घबराकर बोला, ये हकीकत है। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं चाहता, पूछना चाहता हूँ। आप अब भी इस बात से इनकार करते हैं कि कल रात आपके पांव झंडे वालान के उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पड़े थे जो कि मौकाए वारदात है, जहां की आपके दोस्त हरिदत्त पंत की लाश पाई गई थी? हाँ, करता हूँ। 100 बार इनकार करता हूँ, 1000 बार इनकार करता हूँ। आप एक आजाद मुल्क के आजाद शहरी हैं। आपके कहीं आने जाने पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती। लिहाजा ये कबूल कर लेने में क्या हर्ज है कि आप झंडे वारान गए थे? कोई हर्ज नहीं है। तो फिर मैं गया होता तो जरूर कबूल कर लेता। जब मैं गया ही नहीं तो कैसे कबूल कर लूं? फिर लगे पुराना राग अलापने। जनकराज चिढ़कर बोला। मायाराम खामोश रहा। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। जनकराज फिर नरम पड़ा और उसे समझाता हुआ बोला, कत्ल करने वाला एक ही होता है, लेकिन शक के दायरे में एक से ज्यादा लोग भी आ जाते हैं। जो लोग शक के दायरे में आते हैं उनका फर्ज बनता है कि वो अपनी पोजीशन साफ करे। जो ऐसा कर पाते हैं उनकी तरफ से पुलिस की तवज्जो हट जाती है। जो नहीं कर पाते उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। मौजूदा केस में आप दूसरी किस्म के लोगों में आते हैं। आप अपनी पोजीशन साफ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपकी तरफ से हमारी तवज्जो नहीं हट सकती। आप मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं? अभी नहीं, अभी नहीं। सिर्फ इतने से ही आपको कातिल करार नहीं दिया जा सकता कि आप मौकाए वारदात पर मौजूद थे। मैं नहीं मौजूद था। सुनते रहिए, बीच में मत टोकिए। मैं आपके फायदे की बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कहिए, मौकाए वारदात पर आपकी मौजूदगी कत्ल से पहले हो सकती है, कत्ल के दौरान हो सकती है, कत्ल के बाद हो सकती है। अगर आप कत्ल से पहले या कत्ल के बाद वहां गए थे तो आपकी कोई छोटी मोटी सफाई ही आपको शक से बरी करा सकती है। आप वहां कत्ल के दौरान मौजूद थे तो मामला गंभीर है। फिर तो हमें ये मानकर चलना होगा कि या तो आप ही कातिल हैं या फिर आप कत्ल के गवाह हैं। अब बताइए कि आप कब वहां गए थे? कभी भी नहीं। मैं फिर और फिर कहता हूँ कि मैं यहाँ से निकलकर निजामुद्दीन जाने के अलावा और कहीं नहीं गया था। आप अपनी ये जिद नहीं छोड़ेंगे? जनकराज उखड़कर बोला, ये जिद नहीं, हकीकत है। आप झंडे वाला नहीं गए थे तो इस बात का कोई माकूल जवाब दीजिए कि आपके जूतों को, आपकी बैसाखियों को सीमेंट की धूल कहाँ से लगी? कहीं से नहीं लगी। ये मुझे फंसाने के लिए मेरे साथ चली गई किसी की घिनौनी चाल है। किसकी? नाम लीजिए किसी ऐसे शख्स का। मायाराम खामोश हो गया। वो सोहल का नाम नहीं ले सकता था। सोहल का नाम लेने का मतलब ब्लैकमेल की कहानी को उजागर करना होता। फिर वो कत्ल के इल्जाम में तो फंसता। ब्लैकमेल के इल्जाम में हाथ के हाथ फंस जाता। किसी की चाल है। जनकराज गुर्राया। तो ये चाल उसने कैसे चली? मैं नहीं जानता। जान जाएंगे, जल्दी ही जान जाएंगे। अभी तो शुरुआत है। अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। जनकराज ने आखिरी फिक्रा ऐसे ढंग से बोला था कि मायाराम का कलेजा लरच गया। फिर तलाशी का सिलसिला शुरू हुआ। दीवान के बक्से में से कैनवस का थैला बरामद हुआ। थैले में से ब्रीफकेस जैसा ट्रंक बरामद हुआ। ट्रंक में से नोट बरामद हुए जो कि गिने जाने पर 7 लाख के पाए गए। मायाराम के छक्के छूट गए। उसका दिल तो नोटों की झलक मिलने से पहले ट्रंक देखकर ही अपनी जगह से उखड़ने लगा था। ये ट्रंक आपका है? जनकराज उसे घूरता हुआ बोला। इसमें मौजूद रकम आपकी है? नहीं, मायाराम बदहवास भाव से बोला। आप किसी की अमानत के तौर पर ये ट्रंक यहाँ रखे हुए हैं? नहीं। तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे नहीं मालूम। अब आप कहेंगे कि ये भी आपको फंसाने के लिए आपके साथ चली गई किसी की घिनौनी चाल है। मेरा इस ट्रंक से कोई वास्ता नहीं। मैं नहीं जानता कि ये यहाँ कैसे पहुंचा। आप नहीं जानते तो कौन जानता है? मायाराम से जवाब देते ना बना। जनक, एकाएक लूथरा दबे स्वर में बोला। जनकराज ने उसकी तरफ निगाह उठाई। क्या है? वो उखड़े स्वर में बोला। इधर आओ। क्यों? आओ तो। चेहरे पर अनिच्छा के भाव लिए जनकराज लूथरा के करीब पहुंचा। तुमने इस ट्रंक को नहीं पहचाना? लूथरा फुसफुसाया। नहीं तो।
जनकराज बोला, कोई खासियत है इसमें? बहुत बड़ी खासियत है। क्या? ये वही ट्रंक है जो कि सुमन वर्मा नाम की एक लड़की अशरफ नाम के एक टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी में भूल गई थी, जिसे कि ड्राइवर ने पूरी ईमानदारी से थाने में जमा करा दिया था। ट्रंक की सुपुर्दगी की खबर भी अखबारों में छपी थी और तब खबर के साथ इस ट्रंक की फोटो भी छपी थी। अच्छा, हाँ, शायद ये कोई मिलता जुलता ट्रंक हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा संयोग नहीं हो सकता कि दोनों ट्रंकों में एन 7 लाख रुपए की ही रकम हो। ये आदमी नहीं बताएगा कि ये ट्रंक इसके पास कैसे पहुंच गया, लेकिन इस बात को दूसरे सिरे से भी पकड़ा जा सकता है। दूसरा सिरा? सुमन वर्मा, जो कि गुमशुदा ट्रंक को अपना बताकर कनॉट प्लेस थाने से ले गई थी। सुपुर्दगी की रपट में उसका नाम पता सब दर्ज होगा। तुम्हें सुमन वर्मा से पूछना चाहिए कि जो ट्रंक उसके थाने से क्लेम किया था वो अब कहाँ है। जनकराज का सिर सहमति में हिला। एक बात और, लूथरा पूर्वता दबे स्वर में बोला। वो भी बोलो। अखबार में छपा है कि कत्ल के वक्त को 9:30 पर इसी शख्स की गवाही के आधार पर पिन पॉइंट किया गया है। इस आदमी के पास शाम 8 से 10 बजे के टाइम की बड़ी पुख्ता एलिबाई मौजूद मालूम होती है। अगर ये 8 से 10 तक निजामुद्दीन में अपनी उपस्थिति स्थापित कर सकता है, तो फिर 9:30 बजे झंडे वालान में इसने कत्ल किया नहीं हो सकता। तुम कहना क्या चाहते हो? ये कहता है कि मरने वाले ने, हरिदत्त पंत ने, अपना शाम का खाना 7:30 बजे खाया था। जनक, क्या सबूत है इस बात का? खाने वाला तो मर गया। अब इस बाबत ये जो कुछ भी कहे तुम आंख बंद करके मान लोगे? जनकराज मुंह से कुछ न बोला, लेकिन उसका चेहरा और गंभीर हो गया। तुम्हें इस होटल से इस बाबत पूछताछ करनी चाहिए जहां से मकतूल ने खाना मंगवाया था। युवराज होटल से मंगवाया था। जनकराज ने तत्काल एक हवलदार को अपने करीब बुलाया और उसे आवश्यक निर्देश देकर युवराज होटल दौड़ाया। अब फिर लूथरा की तरफ आकर्षित हुआ। तुम बोलो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिजक कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या? नौकरी तो मेरी छूट गई। अब कुछ तो मैंने करना था, इसलिए मैंने वो काम पकड़ा जिसमें मेरा पुलिस की नौकरी का तजुर्बा काम आ सकता था। क्या काम पकड़ा? मैंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का काम पकड़ा है। दिल्ली शहर में आए दिन कत्ल होते हैं। उनमें से कोई ऐसे होते हैं जिन पर बड़ा रहस्य का पर्दा आसानी से नहीं उठता, या फिर उठता ही नहीं। ऐसे केसों की मैं अपनी प्राइवेट तफ्तीश करता हूँ और फिर तफ्तीश का नतीजा अखबार वालों को बेचता हूँ। ऐसी एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन की अखबार वाले बड़ी अच्छी पेमेंट करते हैं। कमाल है, ये तो बड़ा अनोखा धंधा पकड़ा तुमने। पापी पेट की खातिर कुछ भी करना पड़ता है। मुझे नहीं मालूम था कि। तो तुम इस मर्डर केस में भी दिलचस्पी ले रहे हो? खामोशी से, बिना पुलिस की कोई लाइन क्रॉस किए। अब तक कोई खास बात जानी तो सही एक खास बात। क्या? मौकाए वारदात से मर्डर वेपन बरामद नहीं हुआ है। वो रिवॉल्वर बरामद नहीं हुई है जिससे कि कत्ल हुआ था। मैंने खुद उसकी तलाश में 13वीं मंजिल के सारे फ्लोर को खंगाला था। वो वहां नहीं था। वो वहां से नीचे जा गिरी हो सकती है। किसी फ्लोर पर अभी दीवारें वगैरह तो बनी नहीं है, इसलिए इतनी अक्ल मेरे में है। ये बात मुझे सूझी थी कि रिवॉल्वर कातिल के हाथ से निकलकर फर्श पर से छिटक कर 13 मंजिल नीचे कहीं जा गिरी हो सकती थी। मैंने नीचे मैदान में चारों तरफ उसकी तलाश करवाई थी। रिवॉल्वर कहीं नहीं थी। मेरा तो ख्याल है कि कत्ल के बाद रिवॉल्वर को कातिल अपने साथ ले गया था। इमारत के एक पहलू में एक बहुत बड़ा पानी का चौबच्चा है। मुझे खबर है उसकी, लेकिन वो इमारत की बुनियाद के बहुत परे है। 13वीं मंजिल के फर्श से छिटक कर रिवॉल्वर उस चौबच्चे में जाकर नहीं गिर सकती। अपने आप नहीं गिर सकती, लेकिन उसमें फेंकी तो जा सकती है। 13वीं मंजिल से या नीचे आकर चौबच्चे के पास से गुजरते वक्त। जनकराज सोचने लगा। कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो जाने पर वैसे चौबच्चे भर दिए जाते हैं, जमीन के हमवार कर दिए जाते हैं। कातिल ने ये सोचकर रिवॉल्वर उसमें फेंकी हो सकती है कि वो हमेशा उसी में दफन पड़ी रह सकती थी। तभी युवराज होटल रवाना हुआ हवलदार वापस लौटा। उसके साथ एक कोई 20 साल का लड़का था। ये वो वेटर है, हवलदार बोला, जो कल शाम
हरिदत्त पंत के लिए खाना लाया था। जनकराज ने एक क्षण घूर कर लड़के को देखा और फिर सख्ती से बोला, क्या नाम तेरा? नंदू। लड़का दबे स्वर में बोला, कल शाम तूने होटल से हरिदत्त पंत के कमरे में खाना पहुंचाया था? हाँ साहब। कितने बजे? यही कोई 7:30 बजे। क्या मंगाया था पंत ने? तंदूरी चिकन, मटर पनीर, नान। उस वक्त पंत के पास कोई और भी मौजूद था? हाँ साहब, था। कौन? उसने मायाराम की तरफ इशारा कर दिया। पंत ने तेरे सामने खाना खाया था? नहीं साहब। तू खाना छोड़ के चला गया था? हाँ साहब। बाद में जब तू बर्तन उठाने आया था, उस वक्त पंत क्या कर रहा था? मैं बाद में आया ही नहीं था। बर्तन उठाने कोई और वेटर आया था? नहीं साहब। यानी कि बर्तन अभी भी वहीं पड़े हैं? नहीं साहब। क्या बकता है? बर्तन वहां से उठाए भी नहीं, वो वहां पड़े भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? साहब, बर्तन थे ही नहीं। क्या? पंत साहब के हुक्म पर मैं खाना कार्डबोर्ड के डिब्बे में पैक करा के लाया था। पैक करा के? हाँ साहब। वो क्या है कि पहले उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया, फिर शायद उनका खाना खाने से मन हट गया, इसलिए उन्होंने होटल में कहलवा भेजा कि खाना पैक करा के लाया जाए। तब मैंने खुद चिकन, मटर पनीर और नान को अलग अलग थैलियों में बंद किया था। उन थैलियों को होटल के छपे हुए एक कार्डबोर्ड के डिब्बे में रखा था और डिब्बा पंत साहब के कमरे में पहुंचाया था। ये झूठ बोलता है। मायाराम एकाएक चिल्लाकर बोला, ये खाना ट्रे में लाया था। ये मेरे सामने खाना ट्रे में लाया था। इतनी सी बात पर मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? नंदू बड़ी मासूमियत से बोला, ये खाना ट्रे में लाया था। मैंने खुद ट्रे में से उठाकर चिकन की एक बोटी खाई थी। अगर खाना डिब्बे में बंद होता तो मुझे क्यों कर मालूम होता कि भीतर क्या था? पंत साहब ने मेरे सामने आपके लिए डिब्बा खोला था और उसमें मौजूद चिकन आपको पेश किया था। तब थैली में हाथ डालकर आपने चिकन की एक बोटी निकाली थी। तब पंत साहब ने डिब्बा वापस बंद कर लिया था। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैंने ट्रे में से बोटी उठाई थी। खाना ट्रे में आया था। खाना डिब्बे में बंद था। नंदू जिद भरे स्वर में बोला, अरे कमीने, क्यों इतनी सी बात के लिए झूठ बोलता है? साहब देखिए, ये मुझे गाली दे रहे हैं। भाग जा, जनकराज बोला। नंदू सरपट वहां से भागा। खाना पैक कराने का मकसद ये भी हो सकता है, लूथरा धीरे से बोला, कि उसका कहीं और जाकर उसे खाने का इरादा था। खाना उसने बाद में कभी अपने कमरे में ही खाना था तो वो बाद में मंगा सकता था। पैक करा के ठंडा होने के लिए उसे अपने पास रखे रहना क्या जरूरी था? जनकराज ने सहमति में सर हिलाया। अब फर्ज करो कि खाना उसने कहीं और, मसलन कंस्ट्रक्शन साइट पर ही 8:30 बजे खाया, तो इसका मतलब है कि कत्ल 10:30 बजे के आसपास हुआ। ये टाइम भी कत्ल के वक्त के रेंज में आता है, जनकराज बोला, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट द्वारा खाने को और उसको खाने के टाइम को नजर में रखे बिना जो टाइम निर्धारित किया गया था वो 8:30 से 10:30 के बीच का है। मुमकिन है इस शख्स के पास 10:30 की कोई एलिबाई न हो। 10:30 बजे आप कहाँ थे? जनकराज ने मायाराम से पूछा। टैक्सी में था, मायाराम व्याकुल भाव से बोला, जिस पर कि आप निजामुद्दीन से यहाँ आ रहे थे। हाँ। कब रवाना हुए थे? कब पहुंचे थे? 10 बजे रवाना हुआ था, 11:15 बजे पहुंचा था। इतनी रात गए, निजामुद्दीन से कश्मीरी गेट पहुंचने में पौना घंटा तो नहीं लगता। मुझे इतना ही टाइम लगा था। मैंने रवाना होते वक्त भी घड़ी देखी थी और पहुंचने पर भी घड़ी देखी थी। बीच में कहीं ट्रैफिक जाम मिला था? ध्यान नहीं। क्यों ध्यान नहीं? वो क्या है कि मैं नशे में था, टैक्सी में ऊँघ गया था। नशे में थे तो आपसे घड़ी में टाइम देखने में भी गलती हुई हो सकती है। नहीं, इतना नशे में नहीं था मैं। रात के वक्त सड़कें खाली होती है। मेरा अंदाजा ये कहता है कि रात के वक्त टैक्सी पर सवार होकर निजामुद्दीन से कश्मीरी गेट पहुंचने में आपको आधे घंटे से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए था। पौना घंटा आपको इसलिए लगा क्योंकि आप सीधे कश्मीरी गेट न पहुंचे। रास्ते में आप पहले झंडेवालान गए, जहां की मैं झंडेवालान नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया। मायाराम तड़प कर बोला, हे भगवान, ये कैसी साजिश रची जा रही है मेरे खिलाफ? ड्रामेबाजी छोड़िए, जनकराज डपट कर बोला। चीखने चिल्लाने से आप अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। वो टैक्सी ड्राइवर
एकाएक मायाराम यूं बोला जैसे कोई भूली बात याद आ गई हो। वो टैक्सी ड्राइवर मेरा गवाह है कि मैं निजामुद्दीन से सीधा यहाँ आया था। कौन टैक्सी ड्राइवर? आप जानते हैं उसे? जानता रही हूँ, लेकिन उसने मुझे अपना नाम बताया था। उसने पक्के टैक्सी स्टैंड का पता बताया था। मुझे उसकी टैक्सी का नंबर तक याद है। नाम बोलिए, पता बोलिए, नंबर बोलिए, मायाराम ने बोला। जनकराज ने एक हवलदार को करीब बुलाया और उसे आदेश दिया, इंक्वायरी से सुजान सिंह पार्क के टैक्सी स्टैंड का टेलीफोन नंबर पता कर, वहां मुबारक अली नाम के टैक्सी ड्राइवर का पता कर। मिले तो उसे इधर आने को बोल। तब तक मैं झंडे वारान का चक्कर लगा कर आता हूँ। जी जनाब। नंदू वापस युवराज होटल पहुंचा। होटल का हॉल उस घड़ी लगभग खाली था। कोने की एक मेज पर दीवार की ओर मुंह किए एक व्यक्ति बैठा था, जो कि पाइप की कश लगातार चाय चुसक रहा था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।